ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति के परिवार की है जिनका नाम श्रीमान अशोक कुमार जी है। इनके परिवार में इनकी पत्नी श्रीमती अनीता जी, दो बेटे, बड़े का नाम निर्मल और छोटे का उज्जवल है। दो बेटियां हैं जिनमें एक का नाम सविता और एक का नाम कविता है। श्रीमान अशोक कुमार जी का हंसता खेलता परिवार था। बच्चे अभी छोटे ही थे। अशोक कुमार जी का कारोबार भी उन्नति पर था, जिसके चलते उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की भी ज्यादा चिंता नहीं होती थी। बहुत अच्छे से बच्चों का पालन पोषण किया। चारों बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी सविता थी। सविता काफी सुंदर सुशील अपनी माँ अनीता पर थी। छोटी बेटी कविता भी बड़ी बहन से कम सुंदर ना थी। दोनों बेटियां बहुत सुंदर सुशील अपनी माँ का स्वरूप थी और अपने बाबूजी की लाडली थी। दोनों बेटे भी बचपन से ही काफी समझदार थे। अपने बाबूजी का अंश उनमें साफ नजर आता था। श्री अशोक कुमार जी बहुत ईमानदार, मन के साफ, कठिन परिश्रमी और उसूलों के पक्के थे। इनके चारों बच्चों में भी ये सभी गुण मौजूद थे। जब इनकी बड़ी बेटी सविता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 11वीं में आई तो घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। घर पर मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। छोटी बेटी कविता भी अपनी बहन के पास होने की खुशी में नाचती गाती फिर रही थी। आज का दिन खुशी से नाचते गाते बीत गया। दिन गुजरते गए। सविता भी स्कूल जाती रही। एक दिन सविता अपनी सहेलियों के साथ हर दिन की तरह स्कूल जा रही थी। तभी अचानक वहां एक लड़के ने आकर उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। हर रोज उसे स्कूल जाते देखता करता था और इस बात का इल्म सविता को बिल्कुल भी नहीं था। जब उस लड़के ने उससे प्यार का इजहार किया तो वह डर गई और दौड़े दौड़े घर वापस आई और घर आकर रोने लगी। बाबूजी उस वक्त अपने कारोबार में व्यस्त थे। छोटी बहन कविता स्कूल में थी। दोनों भाई भी स्कूल गए हुए थे। बस घर में माँ थी। जब उन्होंने सविता को रोते हुए देखा तो घबरा कर बोली, सविता क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो और स्कूल से वापस क्यों आ गई? अनीता जी उसे अचानक रोता हुआ देखकर घबरा गई थी। उनके पूछने पर भी सविता बस रोती रही और कुछ ना बोली। बेटी बोलो तो सही, क्या हुआ? अनीता जी ने फिर पूछा, लेकिन सविता बस रोती रही। बेटी तुम बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा हुआ क्या है? अनीता जी ने सविता को गले से लगाया और आंसू पोंछते हुए बोली, बेटी बताओ मुझे क्या बात है? सविता अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अनीता जी ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, मेरी तरफ देखो सविता, क्या बात है? तुम स्कूल से वापस क्यों आ गई? क्या स्कूल में किसी के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी क्यों? नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं पढ़ना, सविता ने रोते हुए गुस्से में कहा। स्कूल नहीं जाओगी तो आगे कैसे पढ़ोगी? मैं नहीं पढ़ूंगी, बस मुझे स्कूल जाते हुए डर लगता है। एक लड़के ने आज मेरे साथ गलत व्यवहार किया। सविता ने डरते हुए दबी आवाज में बोला, क्या गलत व्यवहार किया है? कौन था लड़का? माँ ने चौंकते हुए पूछा। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सविता ने खींचते हुए कहा। माँ को गुस्सा भी आया और हंसी भी। गुस्सा उस लड़के पर और हंसी सविता पर। देखो सविता बेटी, इस उम्र में ये सब आम बात है, इसके लिए तुम अपना भविष्य खराब क्यों करना चाहती हो? माँ ने सविता को बहुत समझाया, लेकिन सविता अपनी बात पर अटल रही। जब और भाई बहन स्कूल से आ गए, उन्हें इस बारे में पता चला तो सबने सविता को बहुत समझाया, लेकिन सविता टस से मस ना हुई। रात में जब बाबूजी घर आए, उन्होंने सबकी बातें सुनी तो समझ गए, जब सविता स्कूल नहीं जाना चाहती तो तुम सब लोग उसे तंग क्यों कर रहे हो? उसका अपना जीवन है, अपना भविष्य है, उसे खुद फैसला लेने दो। बाबूजी ने बड़े प्यार से बोला तो सविता बाबूजी के गले लग गई। सविता, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। तुम आगे की पढ़ाई रेगुलर ना करके प्राइवेट कर सकती हो। पेपर्स दिलाने में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। सविता मुस्कुराई और बोली, ठीक है बाबूजी। सविता ने 12वीं कक्षा प्राइवेट से उत्तीर्ण की और कुछ समय बाद अच्छे घर से रिश्ता आया। अशोक जी और अनीता जी को लड़का, घर, कारोबार सब समझ आ गया तो जल्दी ही सविता की शादी कर दी। एक बेटी की शादी तो अब दूसरी बेटी भी बड़ी हो रही थी और दोनों बेटे भी बड़े हो रहे थे। दोनों बेटों को पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था तो दोनों बेटे बाबूजी का कारोबार संभालने लगे। कुछ समय बाद कविता की पढ़ाई भी पूरी हो गई। उसके लिए भी अच्छा रिश्ता देखा और शादी कर दी। अब दोनों बेटियां अपने अपने घर जा चुकी थी। समय बीत गया। बड़े बेटे निर्मल के लिए अशोक जी के दोस्त विनोद ने लड़की सुझाई। अशोक जी और अनीता जी को लड़की पसंद आ गई। निर्मल की हाँ बाकी थी। निर्मल ने भी हाँ कर दी और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अशोक जी और
अनीता जी को घर में नए मेहमान उनकी बहू के आने की बहुत खुशी थी। उन्हें अपनी बहू का बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने बहुत से सपने संजोए हुए थे अपनी बहू को लेकर। अनीता जी अपनी पड़ोसन को बार बार कहती रहती, मेरी बहू देखोगी तो देखती रह जाओगी, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू काव्या। हाँ हाँ, हमें भी इंतजार है आपकी बहू देखने का, पड़ोसन चिढ़ते हुए बोली। शादी के सभी रस्में सकुशल संपन्न हुई। घर में बहू का प्रवेश हुआ। अनीता जी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और अशोक जी बार बार उन्हें आशीर्वाद देते, जुग जुग जियो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। दिन ऐसे ही हंसते खेलते गुजर गए। 1 साल बाद उनके घर में एक और नन्हे मेहमान ने जन्म लिया। पूरा घर नन्हे मुन्ने की किलकारियों से गूंज रहा था। चारों तरफ उमड़ उमड़ कर खुशी बह रही थी। अनीता जी पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलती रहती, लेकिन खाना अपने हाथों का ही खिलाती थी। काव्या अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन अनीता जी और अशोक जी को अनीता जी के हाथ का खाना ही पसंद था। अनीता जी थोड़ा बहुत काम ही काव्या से करवाती थी, लेकिन कुछ समय बाद काव्या की तबीयत इतनी खराब हुई कि उसके पैरों से चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसके अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का इलाज कराया, लेकिन उसे आराम नहीं लगता था। अनीता जी ने बहुत घरेलू जतन किए, जिनसे थोड़ा बहुत आराम लगना शुरू हो गया और काव्या को चलने फिरने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। इसी दौरान उज्जवल को अपने मकान के बगल वाले मकान की लड़की से प्यार हो गया, जो पड़ोसी तो थे ही लेकिन रिश्तेदार भी थे। लड़की भी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम सीमा था। सीमा 2 बहनें थी, जिनमें सीमा छोटी थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। सीमा के बाबूजी का देहांत हो गया था। घर में बस सीमा और सीमा की माँ थी। उज्जवल के घर सीमा और सीमा की माँ का बहुत आना जाना था। अशोक और अनीता जी को भी सीमा पसंद थी, लेकिन सीमा की माँ का स्वभाव उन्हें पसंद नहीं था। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तब उज्जवल ने सबके सामने सीमा के बारे में बात की। बाबूजी, सीमा अच्छी लड़की है, इस घर में बहू बनकर आएगी तो माँ और भाभी को भी साथ और सहारा मिलेगा। सीमा काम भी बहुत करती है और खाना भी अच्छा बनाती है। उसके घर में आने से माँ को भी राहत मिलेगी। माँ अभी तक खाना बनाती हैं, फिर सीमा बनाया करेगी। उज्जवल ने चमकती आंखों और होठों पर मुस्कान के साथ कहा, सीमा अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ, लेकिन सीमा की माँ की आदतें कुछ अच्छी नहीं हैं और माँ का असर लड़की में जरूर आता है। बाबूजी ने फिक्र भरे लहजे में कहा, हाँ जी, मैं भी यही मानती हूँ कि सीमा में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसकी माँ में कुछ बुराइयां हैं जो आगे चलकर नुकसानदेह हो सकती हैं अगर सीमा इस घर में बहू बनकर आई तो। माँ ने सोच विचार भरे लहजे में कहा, लेकिन माँ बाबूजी, सीमा की माँ में क्या बुराई है और क्या नुकसानदेह हो सकती है? सीमा की मॉम तो अच्छी औरत हैं, हमेशा हमारा भला ही सोचती हैं। उज्जवल ने बड़े उत्साह में कहा, बेटा उज्जवल, हम जानते हैं क्या सही और क्या गलत है, तुम अभी ना समझ हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, बाबूजी ने कहा। उज्जवल, बाबूजी, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने अच्छे बुरे की समझ है। बाबूजी ने कहा, जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन हम माँ बाप हैं तुम्हारे, तुम्हारा भला ही सोचेंगे। माँ बोली, बेटा उज्जवल, ठंडे दिमाग से सोचो। उज्जवल, माँ ठंडे दिमाग से ही सोचा है। बाबूजी, उज्जवल बेटा, तुम्हारे भविष्य का ही सोच रहे हैं हम। उज्जवल, आप लोग की बातों से तो लग रहा है मेरा भविष्य कम और अपने भविष्य का ज्यादा सोच रहे हैं आप लोग। निर्मल और काव्या सबकी बातें सुनते रहे। काफी देर बाद निर्मल, उज्जवल, जब माँ बाबूजी ये रिश्ता मंजूर नहीं कर रहे तो तुम क्यों इतनी बहस कर रहे हो? उज्जवल, भैया, आपसे कितने मशवरा मांगा है, आपकी तो शादी हो गई है ना, आप तो खुश हैं ना अपनी लाइफ में, तो मेरा भी हक है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने का। बाबूजी ने कहा गुस्से में, उज्जवल, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब से तुम बकवास किए जा रहे हो, अब एक और शब्द नहीं बोलना। किशन लाल की लड़की से तुम्हारी शादी होगी, बस यही मेरा फैसला है, और कहकर अपने कमरे में चले गए। बेटा, तुम्हारे बाबूजी जो करेंगे उसी में तुम्हारी भलाई है, माँ ने समझाते हुए उज्जवल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और वे भी कमरे में चली गई। निर्मल और काव्या भी खड़े हुए और अपने अपने कमरे में चले गए। उज्जवल गुस्से में अपने हाथों को दीवार में मारने लगा। ओ करते हुए अपने हाथों को झटकने लगा। बाप रे, अजूबा सीमेंट की दीवार है तो खुद नहीं टूटेगी, मुझे ही तोड़ डालेगी। मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ उज्जवल, माँ बाबूजी मान गए? फोन पर सीमा बोली, अरे नहीं, कहाँ माने हैं, उन्हें हमारी नहीं अपने भविष्य की चिंता है। तुमसे कहता था ना कि जिस दिन भी मैं घर में तुम्हारी बात छेड़ूंगा उस दिन यही सब होगा, क्योंकि यार तुम्हारी माँ की आदतें हमारी शादी में बाधा डाल रही हैं।
उन्हें क्या जरूरत है दूसरों के मामलों में ज्यादा टांग अड़ाने की। ओए, मेरी माँ को क्यों बुरा भला बोल रहे हो? सीमा ने खींचते लहजे में कहा। उज्जवल, और किसे बोलूं? तुम देख लेना, मेरी शादी किशनलाल की बेटी से कर देंगे बाबूजी। नहीं नहीं, उज्जवल की शादी सिर्फ और सिर्फ सीमा से होगी, सीमा ने इतराते हुए कहा। लेकिन होगी कैसे सीमा बेबी? मैं नहीं जानती, वो तुम्हारा काम है। अच्छा, सोती हूँ, कल बात पक्की करके तब मुझे कॉल करना। गुड नाइट। और सीमा फोन रखकर सो गई। इधर उज्जवल सोचता रहा कि कैसे करूं, क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने रात ही में अपनी बड़ी बहन सविता को कॉल कर लिया। फोन रिंग होता रहा, किसी ने नहीं उठाया। उज्जवल ने फिर से फोन किया अपनी बड़ी बहन को। रिंग होता रहा। हेलो हेलो, कौन है? हाँ बोलो। फोन उज्जवल के जीजा जी ने उठाया। मैं उज्जवल बोल रहा हूँ जीजा जी। आधी नींद में थे जीजा जी, उन्होंने फोन सविता को थमा दिया। हेलो, हाँ भाई बोल, क्या बात है, इतनी रात में फोन कैसे किया? सविता भी नींद में बोली। दीदी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सविता जो आधी नींद में थी उठ खड़ी हुई और भौचक्की रह गई। भाई क्या बोल रहा है तू, होश में भी है? हाँ दीदी, मैं पूरे होश में हूँ और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो सीमा से मेरी शादी करा दो। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, नहीं तो 2 दिन बाद मेरा मरा मुंह देखोगी आप। और फोन पटक दिया और हंसने लगा कि अब लगेगा तीर निशाने पर क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था बाबूजी सविता की बात कभी भी नहीं टालते हैं। इतना सुनना था कि सविता तो घबरा ही गई। सविता को इस बारे में कोई खबर ना थी। तभी उसने भाभी के पास फोन किया और इस बारे में जानकारी ली। 2 दिन में सविता ने ऐसा मामला सेट किया कि सब राजी हो गए और घर में शादी की तैयारियां चलने लगी। धूमधाम से शादी हुई। सीमा अब पड़ोसन से पत्नी और बहू बन चुकी थी। दिन गुजरते गए और सीमा ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। काव्या भी सीमा की बातों में आने लगी थी। सीमा खाना बनाना भी अच्छे से नहीं जानती थी। अनीता जी को किसी के हाथों का खाना पसंद नहीं था, लेकिन बुढ़ापे के कारण अब उनसे इतना काम नहीं होता था। सीमा ने घर में आग लगाने का काम शुरू कर दिया और घर में अलग चूल्हे कर दिए। जिस बात का डर था वही हो रहा था। काव्या भी अलग खा पकाने लगी। अनीता जी घर की ऐसी हालत देखकर परेशान रहने लगी। उनका बुढ़ापा अब उन्हीं के लिए बोझ बनता जा रहा था। सारा दिन काम से थक हार कर जब अशोक जी घर आते तो थकन से चूर अनीता जी को काम करते देख और परेशान हो जाते थे और अपनी थकान छुपाने की कोशिश करते। क्यों भाग्यवान, अभी तक काम कर रही हो? हाँ जी, बस हो गया। सोचा था जब तक आप नहीं आते तब तक कर लूं। बस हो गया काम। आओ यहाँ आओ। अनीता जी अशोक जी के पास आकर बैठ गई। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, थोड़ा बहुत काम अपनी बहुओं से भी करा लिया करो। नहीं जी, बस ये काम तो होता ही कितना है। सीमा और काव्या अपना काम भी तो देखती हैं फिर सीमा भी ऐसी हालत में है। ये काम तो मैं चलते फिरते ही कर लेती हूँ। अच्छा जी अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे करो, अशोक जी बोले और दोनों ने खाना खाया और सो गए। कुछ दिन बाद सीमा ने भी बेटे को जन्म दिया। अब और ज्यादा काम सुनीता जी को ही करना पड़ता था। दिन पर दिन अपनी बूढ़ी जान से इतना काम लेकर उनका शरीर दुबला होता जा रहा था। उन्हें शुगर की बीमारी ने भी घेर लिया था। बुढ़ापे की हड्डियां उनका इतना काम करके कब तक साथ देती? अशोक को उनकी बहुत चिंता सताने लगी थी। इधर सीमा सुनीता जी की सही बात पर भी चिड़चिड़ करती रहती और काव्या तो जैसे अब उस घर में हो ना हो दोनों बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों के कहे में चलते। जो उन्होंने कहा बस वो ही ठीक। सुनीता दी की जान दिन पर दिन गिरती गई और एक दिन उन्हें उल्टियां दस्त की दिक्कत हो गई। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अशोक जी उन्हें डॉक्टर के लेकर गए, लेकिन तब तक वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अशोक जी को उनकी मौत से गहरा सदमा पहुंचा। उनके जीवन की लो बुझ चुकी थी। वो रोते रहे। दोनों बेटियां भी अपने बाप को कब तक संभालती? वो भी अपने अपने घर जा चुकी थी। वो कई दिन तो कमरे में रहे, फिर कारोबार देखने गए। दोपहर में जब घर आते तो उन्हें कोई पानी और खाने को भी ना पूछने वाला था।
बहुएं देखती और नजरें फेर लेती। जब उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था तो वो बाहर होटल पर खाना खाकर अपना काम चलाते थे। जो उनके गंदे कपड़े इकट्ठे होते थे तो छुट्टी के दिन उन सबको खुद धोते, अपने कमरे की सफाई करते। इसी तरह उनके दिन गुजरते रहे। एक रात जब वो सोए थे तब उन्हें सपना आया। सुनीता जी आई और बोली कि आप इतना परेशान क्यों रहते हैं और इतना काम क्यों करते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके साथ अब कोई नहीं है। हमने अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन हमें उनसे ऐसी उम्मीद ना थी। आप मेरी बात मानिए, दूसरी शादी कर लीजिए। तुम पागल हो गई हो सुनीता जी, अब इस उम्र में मैं शादी करूंगा? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी औलाद क्या कहेगी। लोगों ने हमारे बारे में नहीं सोचा, ना समाज ने हमारे बारे में सोचा और ना ही औलाद ने हमारे बारे में सोचा, तो हम क्यों सोचे। तुम्हारी औलाद होते हुए भी तुम तन्हा और इतना काम करते हो, तो अगर शादी कर लोगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। वह आकर तुम्हारा घर संभालेगी, तुम्हारे काम करेगी। तुम अभी कारोबार देखते हो तो अपना कारोबार देखो, और घर में काम वही करेगी तो तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप दूसरी शादी कर लेंगे। इतना कहकर सुनीता जी गायब हो गई और अशोक जी की आंख खुल गई और वह बस इसी बारे में सोचते रहे। कितने ही दिन सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। उनके एक दोस्त थे मित्तल जी, जिन्होंने उन्हें एक अधेड़ उम्र की महिला का सुझाव दिया, जिसका पति 1 साल पहले देहांत हो चुका था, जिसकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी, जिनका नाम कमला देवी था। उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। जब यह बात अशोक जी के बच्चों को पता चली तो बच्चों ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इस उम्र में आप शादी करेंगे, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी आपको पत्नी चाहिए? आपको किस चीज़ की कमी है? अच्छा कारोबार है, अच्छा घर है, हर काम पूरा हो जाता है। हमारी पत्नियां भी इतना ख्याल रखती हैं, तो आप शादी क्यों करना चाहते हैं? यह वही घर था जिसने बाबूजी के एक फैसले पर सब खामोश हो जाया करते थे, और बाबूजी का फैसला अटल हुआ करता था, और बाबूजी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ किसी की नहीं होती थी। आज उसी घर में उन्हीं के बच्चे उनसे तेज आवाज करके उनका अपमान कर रहे थे। किस्मत भी इंसान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बुढ़ापा ही उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। त्वचा पर झुर्रियां आने का मतलब यह तो नहीं कि उसके मन पर भी झुर्रियां आ गई हों। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, जिंदगी जीने का नशा तो हर उम्र में होता है, और ना मन हो तो उसका साफ पवित्र और बच्चे जैसे ही होते हैं ना। इंसान ने अपनी जिंदगी में चाहे जैसे भी मोड़ देखे हों, लेकिन इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ तो तब होता है जब उसकी औलाद उसका सामना करे। उज्जवल, बाबूजी लोग हम पर हंसेंगे कि अपने बाप को संभाला नहीं गया। निर्मल, बाबूजी लोग तो यही कहेंगे ना कि बच्चों ने ही मिलकर अपने बाप की शादी की होगी। सीमा बोली, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। काव्या भी बोली, मैं तो अपने मायके भी जाना बंद कर दूंगी। अब बाबूजी खामोश ही खड़े रहे। जब वक्त की मार ऐसी पड़ी तो अकेला इंसान क्या कर सकता है। अशोक जी की शादी की बात सुनकर बच्चों ने घर में इतना बड़ा बवंडर मचा डाला कि अशोक जी को अब खुद पर ही शर्म आ रही थी, जबकि दोनों बेटियों को उनकी शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन रहना तो उन्हें अपने बेटों के साथ ही था। इसीलिए उन्होंने अपना फैसला बदल डाला। लेकिन एक तरफ उनकी पत्नी अनीता जी के शब्द कानों में गूंजने लगे जो अनीता जी ने सपने में आकर उनसे कहा था, और एक तरफ उनके बच्चों के शब्द उनके कानों में गूंजने लगे जो वो उनके सर पर चढ़ चढ़कर उन्हें बोल रहे थे। अशोक जी अब ऐसे भंवर में फंस चुके थे जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। एक तरफ उनके जीवन संगिनी पत्नी का वचन और दूसरी तरफ उनके बच्चों की कड़वी बातें और समाज का डर, तीसरी तरफ मित्तल जी को दिया हुआ वचन जो उस महिला के लिए उन्होंने उनसे किया था। उनका सर चकराने लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। अशोक जी की जिंदगी में जो भंवर उठ रहे थे किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। उनके गिरने की भी किसी को खबर तक ना लगी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। लेकिन अशोक जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। उन्हें अपनी पत्नी की आत्मा की शांति का वचन निभाना था। वह खड़े हुए, तैयार हुए और अपने दोस्त मित्तल के पास गए और अपने विवाह को जल्द से जल्द कराने के लिए कहने लगे। मित्तल जी ने भी देर नहीं की, जल्दी इंतजाम किया और अशोक जी का विवाह कमला देवी जी के साथ संपन्न कराया। अशोक जी ने सारे बंधन तोड़कर अपने बच्चों और समाज के खौफ की बेड़ियां तोड़कर अपनी पत्नी की इच्छा पूरी की और एक जीती जागती विधवा महिला को अपनी पत्नी के रूप में पाकर उसे सहारा दिया।
कमला देवी जी उनके इस सम्मान को, इस प्यार को और अशोक जी को अरमा भरी नजरों से देखती रही। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।